Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. First article which you are seeing here is related with the ED, which is the Enforcement Directorate. इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए न्यूज़ में क्या है, आर्टिकल क्यों जानना ज़रूरी है। देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक यहाँ पर एक वर्डिक्ट को अपहोल्ड कर दिया है, जहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया था 2021 में कि मल्टीपल एक्सटेंशन है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं लाइक ईडी, वहाँ पर जो जो भी इनके हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, इनको यहाँ पर मल्टीपल एक्सटेंशन दिए जाएंगे, विच मीन्स यहाँ पर 2 बार 1 year extension given to the Directorate of Enforcement SK मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है अगर इस तरीके का डिसीजन ईडी में आएगा तो कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ओपनली या बहुत अच्छे से यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। सो एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ये बात उठी। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज़ ईडी। देखिए ईडी की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी, पहली चीज़ आप याद रखिएगा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस को, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन से रिलेटेड हो। अगर हम इनके फंक्शनिंग की बात करें तो ये एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, विच मीन्स इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, पहली चीज़। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो देखिए 1 मई 1956 एक इन्फोर्समेंट यूनिट यहाँ पर बनाई गई, जिसको बाद में रिप्लेस किया गया विद द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन 1957। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन 1960। वहीं अगर हम इनके रिक्रूटमेंट की बात करें तो इनको डायरेक्टली यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है बाय द ड्राइंग ऑफिसर फ्रॉम अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो यूजुअली कंप्राइज करते हैं आईपीएस, आईआरएस और आईएएस के थ्रू। टेन्योर की बात करें तो 2 साल जो डायरेक्टर का टेन्योर होगा वो यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है फ्रॉम 2 टू अप टू दी 5 ईयर्स। ओके, स्टैट्यूटरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ दी स्मगलिंग एक्टिविटीज़, लाइक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम पीएमएलए भी बोलते हैं, फेमा को भी ये यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, या FEOA विच इज़ दी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उसको भी ये यहाँ पर डील करते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन क्या है ईडी के। देखिए फेमा और पीएमएलए अप्लाई करते हैं टू ऑल ओवर द इंडिया, विच अलाउइंग ईडी टू मेक एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन। FEMA cases are in civil courts, while PLMA cases are in the criminal court. So ED cannot act on its own, and a complaint to another agency or the police is required for the investigation. Then only ED can interfere or intervene. Moving on to the next article, which is talking about the South China Sea tension. बात करी जा रही है GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस आर्टिकल में हमें क्या समझना है, हमें इंडिया फिलीपाइंस के रिलेशनशिप को भी समझना है, साथ ही हमें साउथ चाइना सी या साउथ चाइना सी की क्या टेंशन है उसको भी हमें जानना है। देखिए आपको जैसे याद होगा 29 जून वो टाइम पीरियड है जब जो फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे फिलीपाइंस और इंडिया की एक जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई थी 29 जून को, जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने जो अपने मैरिटाइम रिलेशनशिप हैं उन्हें बिल्ड करने के लिए और साथ ही आगे आने वाले समय में अपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए चाइना से दोनों की एक दूसरे से सुरक्षा करते हुए बहुत सारे डिसीजन लिए गए। इसी के साथ आपको याद होगा कि 2022 का समय वो था जब फिलीपाइंस ने एक डील करी है इंडिया के साथ, जहां पर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के बारे में भी बात फाइनल कर दी है। कारण क्यों, देखिए चाइना ने जो फिलीपाइंस की बहुत सारी टेरिटरी है उन पर क्लेम कर लिया है ये बोलकर कि ये चाइना की टेरिटरी है और चाइना का इस पर अधिकार होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू कहीं ना कहीं गरमाया हुआ भी रहता है। रिसेंटली इसके बाद जो मीटिंग हुई थी इंडिया और फिलीपाइंस की, उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि एक रेसिडेंट डिफेंस अटैची ऑफिस खोला जाएगा, कहाँ पर, मनीला में। ठीक है, ताकि जो दोनों कंट्री के
कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन है, मैरीटाइम रिलेशनशिप है, उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। जो नेवल एसेट्स हैं वो यहाँ पर क्या किया जा सके, उनको भी दोनों कंट्रीज़ के एक्विजिशन किया जा सके नेवल एसेट्स का बाय द मनीला अंडर अ कंसेशनल लाइन ऑफ द क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली। एक्सपांड करना, ट्रेनिंग देना, जॉइंट एक्सरसाइजेस करना मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए, दोनों ही कंट्रीज़ का एक साथ आना, साथ ही भविष्य में बहुत सारे मैरीटाइम डायलॉग्स को करना। ओके ये सारे डिसीजन को हम एक एक करके यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए हुआ क्या, एक डिसीजन लिया गया कि रेसिडेंट डिफेंस अटैची ऑफिस खोला जाएगा मनीला में, ताकि बूस्ट किया जा सके कोऑपरेशन बिटवीन द कोस्ट गार्ड ऑफ टू कंट्रीज़, एक्विजिशन किया जा सके नेवल असेट का बाय मनीला अंडर अ कंसेशनल लाइन ऑफ द क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली। अलॉन्ग विद दैट एक्सपांशन करना ट्रेनिंग को, जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पर बढ़ाना मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के लिए और मैरीटाइम डायलॉग्स वगैरह के लिए भी आगे बहुत सारे काम करना। इसी के साथ अगर हम इंडिया फिलीपाइंस रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए इंडिया और फिलीपाइंस दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में है। दोनों की ही कॉमन अप्रोच है इंडो पैसिफिक को लेकर, इसीलिए आप देखिए दोनों की प्रायोरिटी होती है कहीं ना कहीं कि फ्री, ओपन और स्टेबल रीजन को प्रायोरिटी दी जाए। अगर हम पॉलिटिकल रिलेशन की शुरुआत होने की बात करें तो इंडिया और फिलीपाइंस दोनों ही इस्टेब्लिश हुए थे एज अ डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑन 26 नवंबर 1949, शॉर्टली आफ्टर बोथ कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस। जहां इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली, फिलीपाइंस को 1946 में आज़ादी मिली। जब इंडिया ने देखिए अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को यहाँ पर लॉन्च किया था, इसने दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप है उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया, उसने इंटेंसिफाई कर दिया। विद द एक्ट जैसे ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी आएगी 2014 में, जो रिलेशनशिप है फिलीपाइंस के साथ ये डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे और पॉलिटिकल के साथ पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ट्रेड और इंडस्ट्री को लेकर भी इंडिया और फिलीपाइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करने लगेंगे। अगर हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया करेंटली फिलीपाइंस का 15 ठीक है, इट इज़ 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां पर इंडिया और फिलीपाइंस के बीच में जो ट्रेड होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 बिलियन, जो कि 2022 का रिकॉर्ड था। वहीं अगर हम बात करें तो फिलीपाइंस इंडिया के लिए बहुत अच्छा नेट इम्पोर्टर रहा है इन ट्रेड के मामले में। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, रिसेंटली इंडिया और फिलीपाइंस ने ब्रह्मोस मिसाइल को शेयर करने की यहाँ पर डील फाइनल करिए। ब्रह्मोस आपको पता होगा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे डेवलप किया गया है इंडिया और रशिया के द्वारा एक जॉइंटली, ठीक है। जिसे लैंड, सी या एयर प्लेटफॉर्म कहीं से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अब देखिए ये तो रही इंडिया और फिलीपाइंस के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों आवश्यक है। देखिए दोनों ही कंट्री यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहती हैं कि मैरीटाइम जो अवेयरनेस है और जो साउथ चाइना का या जो चाइना का रिस्पॉन्स है पैसिफिक ओशन को लेकर, उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सके। और इसी के लिए दोनों ही कंट्री साउथ चाइना सी का जो टेंशन है उसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहती हैं। लेट्स सी what is South China Sea. So this area which you can see here is the South China Sea. चाइना यहाँ पर क्या क्लेम करता है, जितने भी ये जो क्षेत्र हैं जो यहाँ पर आसपास आपको देखने मिलते हैं, यूजुअली व्हाट चाइना डज कि इनको कहीं ना कहीं क्लेम करने की कोशिश करता है। सो द लाइन विच यू आर सीइंग हेयर, ठीक है, सो दीज लाइन्स यही साउथ चाइना सीज की लाइन मानी जाती हैं। बेसिकली ये एक आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, जो कि बॉर्डर किया जाता है साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड। आप ध्यान से अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो इसको बॉर्डर कर रहा है कौन कौन। एक तरफ आपको देखने मिल जाएगा ब्रुनेई, लेट मी ऑल्सो हाईलाइट इट, ओके, ब्रुनेई। यू विल ऑल्सो फाइंड कंबोडिया, हेयर इट इज़। यू विल फाइंड चाइना, हेयर इट इज़। देन इंडोनेशिया, Malaysia, Philippines, Taiwan, you will see it here, Singapore, Thailand and Vietnam. ओके, ये सारी कंट्री के बीच में ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यही क्या है आपका साउथ चाइना सी।
सो बेसिकली ये कनेक्ट करता है ताइवान स्ट्रेट से विद द ईस्ट चाइना सी एंड बाय द लुजोन स्ट्रेट विद द फिलिपाइन सी। ठीक है, दोनों ही आपको यहाँ पर मार्जिनल सी दिखाई देंगे जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट बनते हैं। डिस्प्यूट क्या है? देखिए, डिस्प्यूट है चाइना का 9 डैश लाइन। इसको इस मैप से समझते हैं। ये है चाइना का 9 डैश लाइन। चाइना बोलता है ये जो जितना क्षेत्र है, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी का सभी किसका है? चाइना का है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि यहीं पर आप देखिए ह्यूगॉन आइलैंड, ठीक है, जो कि चाइना में है। ये इसको दोनों ही यहाँ पर इस तरीके के इशू आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं विवाद चलता रहता है इसी को लेकर, जो मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया सारी कंट्रीज़ हैं जो इस क्लेम को लेकर परेशान होती रहती हैं। इसी के अलावा आपको पता है स्प्रैटलिस, इसी तरीके से स्प्रैटलिस जिसको ऑक्यूपाई और क्लेम किया गया है बाय ताइवान, वियतनाम, फिलीपाइंस, चाइना एंड दी मलेशिया। नेक्स्ट इज द पार्सल आइलैंड जो भी इस विवाद का पार्ट बना हुआ, विच इज सब्जेक्ट ऑफ ओवरलैपिंग क्लेम्स अगेन बाय द चाइना, देन बाय द वियतनाम एंड देन बाय द ताइवान। ओके, सो यहीं पर आप देखेंगे ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं यही साउथ चाइना सी का मुद्दा बने हुए हैं। ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। कई बार इसके पहले भी चर्चा में रहा है, देख लेते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आखिर है क्या। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को यहाँ पर लेकर आने वाली है। एक बिल प्रपोज किया गया था और फाइनली एक्सेप्ट किया गया है कि ये बिल यहाँ पर पार्लियामेंट में डिसाइड कर लिया जाएगा, जो कि अगेन यहाँ पर डिबेट का विषय बना हुआ है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर NRF है क्या। देखिए, NRF बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो कि रिप्लेस कर देगी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसको सेट किया जा रहा है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। NRF इंटेंड कर रहा है, एक एक्ट है जो कोऑर्डिनेट करेगा एजेंसी बिटवीन द रिसर्चर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़, इंडस्ट्री और सभी को एक ही जगह पर लेकर आने का काम करेगा। सो अगर हम इसकी बात करें तो NRF बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को यहाँ पर प्रमोट करने का काम करेगा। जो डुप्लीकेशन है रिसर्च एफर्ट्स में जो होते हैं उनको कम करने का काम करेगा। साथ ही जो ट्रांसलेशन है रिसर्च का, जो पॉलिसी और प्रैक्टिसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसे भी प्रमोट करने का काम यहाँ पर ये करने वाला है। अब देखिए, सवाल ये आता है कि इसको फंड कैसे मिलेंगे। देखिए, NRF ऑपरेट करेगा विद अ बजट ऑफ 50,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स, जिसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ये धीरे धीरे सारी बॉडीज़ को, जितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सभी को एक जगह पर लाएगा। रिसर्च के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, रिसर्च के लिए जो काम ज़रूरी है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, इन सभी को भी प्रमोट करने का काम करेगा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि NRF के फीचर्स क्या हैं। देखिए, पहली बात, NRF को प्रेसाइड किया जाएगा बाय नन अदर देन बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। और यहीं पर कंसिस्ट होंगे 10 मेजर डायरेक्टरेट फोकसेस ऑन डिफरेंट डोमेन्स लाइक साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। NRF के पास यहाँ पर देखिए तो 18 मेंबर्स का एक बोर्ड होगा जो कि एमिनेंट स्कॉलर्स होंगे, इंटरनेशनल साइंटिस्ट होंगे, सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज होंगे, इंडस्ट्रियल रीडर्स होंगे, जो सभी एक जगह पर आएंगे और रिसर्च के इनोवेशन के लिए यहाँ पर काम करेंगे। NRF को रजिस्टर किया जाएगा एज अ सोसाइटी जो कि इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट के रूप में काम करेगी। जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है NRF के साथ वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो इंडिया का R&D के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिसर्च है, उसको यहाँ पर बढ़ा देगा। इंडिया का जो ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन है उसकी इंक्रीज़ होने की बात है। एक पूल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जिसमें टैलेंटेड जो रिसर्चर्स हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, डिसिप्लिन्स एंड दी अदर एरियाज, उनको एक ही जगह लाने का मौका मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट इनोवेशन सॉल्यूशन यहाँ पर सेटअप करने की बात की जा रही है और ट्रांसलेट करने की बात की जा रही है जो साइंटिफिक नॉलेज है इनटू द सोशल एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि NRF फैसिलिटेट और ईज कैसे करेगा ऑफ डूइंग साइंस। देखिए, पहली चीज़, जो अप्लाइंग रिसर्च है वो उसको ग्रांट करना, मनी को रिसीव करना, और जो क्या खर्चे होने वाले हैं, किस तरीके की ड्राफ्ट है, इन सभी को देखने का काम कौन करेगा?
एनआरएफ। दूसरी अगर हम बात करें तो जितने भी पेपर वर्क हैं उनको डिजिटल करना, उनको प्रोसेस करने का काम, ताकि बहुत ज़्यादा कोई हार्ड कॉपी वर्क ना रहे, वो यहाँ पर इसको प्रमोट करेगा। थर्ड अगर हम बात करें तो जितनी भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज होती हैं, चाहे पेपर वर्क, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, इन सभी के बीच में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, सभी को एक जगह पर लाकर उनसे भी काम करवाने का काम कौन करेगा यहाँ पर? नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क। चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल हेयर इज अबाउट द रिसेंट डिसीजन टेकिंग बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। देखिए, ट्राई ने डिसाइड किया है कि रादर देन शटिंग द इंटरनेट कम्प्लीटली, कुछ सिलेक्टिव ऐप्स को ही बैन किया जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए, अगर ग्लोबल शटडाउन इंटरनेट की बात करें तो इंडिया कुछ उन कंट्रीज़ में से रहा है जिन्हें आप इंटरनेट शटडाउन करने के लिए कैपिटल भी बोल सकते हैं। इंडिया ने आज तक की डेट में अगर आप बात करेंगे तो 84 टाइम टिल द डेट नाउ विल काउंट, तो इंडिया ने लगभग 84 बार कंप्लीट शटडाउन किया है। मतलब अगर आप यूक्रेन देखें तो वहाँ सिर्फ 22 बार लगभग हुआ है, जबकि कंडीशन इज वे मोर वर्स। ईरान लगभग 18 बार, म्यांमार में 7 बार, बांग्लादेश में 6, जॉर्डन में 4, लीबिया में 4, सूडान में 4, इनफैक्ट तुर्कमेनिस्तान में भी 4 बार। बट इंडिया ने इन सबको क्रॉस करते हुए इंडिया केम ऑन टॉप, और इंडिया बन गया है एक तरीके से कैपिटल ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन, जिसकी वजह से इंडिया बार बार क्रिटिसिज्म को भी झेलता है। सो इसी को लेकर एक डिसीजन आया जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन, जो कि अलग अलग स्टेट में होता है, स्पेशली आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पर कंप्लीट शटडाउन करने की जगह जो पर्टिकुलर ऐप्स हैं, ठीक है, सिर्फ उनको ही, सिलेक्टिव ऐप्स को ही यहाँ पर बैन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं लाइक व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, इनको यहाँ पर बैन किया जाएगा रादर देन दी कंप्लीट शटडाउन। क्यों? क्योंकि देखिए, एक लंबे शटडाउन की वजह से जो एजुकेशन होता है, काम होता है, बैंकिंग होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ों से लोग वंचित रह जाते हैं। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि फाइनली जो शटडाउन है वो लिमिटेड ऐप के ऊपर किया जाएगा, ट्राई का जो सजेशन है, रादर देन द कंप्लीट शटडाउन। अब देखिए ट्राई ने क्या डिसाइड किया है। देखिए, जो अप्रोच है ये सजेस्ट की गई है बाय द ट्राई कि जो भी ऐप्स हैं लाइक व्हाट्सएप है, इन सभी को क्या करना होगा? कोऑपरेट करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो अनसेंसर्ड या अनऑथराइज्ड जो डेटा है वो यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने से रोका जा सके। फॉर दैट व्हाट द टेलीकॉम कम्युनिटी इज़ डिसाइडिंग कि इन पर्टिकुलर ऐप्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? थोड़े समय के लिए बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे जो भी टेलीकॉम रेगुलेटरी के अंदर जो भी लाइसेंसिंग मेजरिंग ऐप आती हैं, मैसेजिंग ऐप्स आती हैं, जिनको रिक्वायर है कि वो क्या करें, सर्विलेंस और ब्लॉकिंग रिक्वायरमेंट्स जिनके लिए है, उन पर यहाँ पर पूरी खास निगरानी रखने का काम किया जाएगा। सो देखिए, क्या ट्राई ने कोई ऐसा रेगुलेशन इसके पहले भी लिया है? देखिए 2015 और 18 की बात करें, सो यहाँ पर कुछ कंसल्टेशंस किए गए थे जहाँ पर इस तरीके की ऐप्स को ट्राई ने पहले भी सजेशन दिया था कि इनको बैन करने की हमें आवश्यकता हो जाएगी रादर देन दी कंप्लीट शटडाउन। अब देखिए, एक सवाल ये आ जाता है, क्या ये बहुत इजी है इन पर्टिकुलर ऐप्स को शट डाउन करना? नहीं, ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वीपीएन्स। देखिए, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर देना या उसको किसी पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पर बैन कर देना इज ईजी, लेकिन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स है ये इस ब्लॉक्स को ट्रिवियल कर देते हैं बाईपास करने के लिए। वीपीएन्स टनल यहाँ पर क्या करते हैं? दे आर अ टनल फॉर अ यूज़र इंटरनेट ट्रैफिक थ्रू अनदर सर्वर। जब यहाँ पर इन टूल्स को यूज़ किया जाता है, सो बेसिकली इनको यूज़ किया जाता है कंप्लीट इन कोपस पर्पस के लिए। सो गवर्नमेंट को यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिसरप्टेड वीपीएन्स को भी ब्लॉक करने की आवश्यकता होगी। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वीपीएन्स आर ऑफन इनक्रिप्टेड, और ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक विजिबिलिटी में डाल देते हैं जो कि यूज़र कनेक्शन को लेकर देखनी पड़ती है। वीपीएन की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रूट मिल जाता है डेटा को पास करने के लिए, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंटली साइकिल है आईपी एड्रेसेस की, सर्वर की, जिनको यूज़ किया जा सकता है, वेट किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है या ब्लॉक किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। सो इस पर भी यहाँ पर कुछ कंट्रोल लेने की आवश्यकता होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम, क्या वीपीएन को भी ब्लॉक किया जा सकता है? ओके, ब्लॉकिंग वीपीएन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज कंपनीज ऑपरेटिंग दैम tend to frequently change the IP addresses associated with that particular services। जबकि VPN की अगर हम बात करें तो VPN as services website may be blocked, the installation file can be found somewhere else online, so
रिगार्डिंग दैट अगर हम बात करें तो वीपीएन्स को ब्लॉक करना इतना आसान नहीं है। ओके, सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। राव एकेडमी लेकर आ रहा है बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, बुनियाद, मंतव्य जैसे बहुत अमेजिंग प्रोग्राम्स आपके लिए हैं। सो अगर आपने भी सोचा है कि आपको तैयारी करनी है, आपको आईएएस आईपीएस बनना है, आपको यूपीएससी एमपीपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है और आप उसके लिए पूरा गाइडेंस चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, सो डू कम एंड विजिट अस एट द राउज एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ऑल्सो you can find this contact number here. Please contact and give us a chance ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हें सफल बनाने में, उनको सक्सेस करने में हम आपकी मदद कर सकें। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।